हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे पास अभी एक कॉपी है एसएससी CHSL 2018 टीयर 2 एस्पिरेंट की। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमने देख लिया था 78 मार्क्स वाली कॉपी। अब हम हिंदी लैंग्वेज में देखने वाले हैं। जो ये कॉपी है, मेरे पास और भी कॉपीज़ थी हिंदी लैंग्वेज में जिन्होंने लिखा था, लेकिन और उनके 78 के आसपास मार्क्स थे, लेकिन जो सबसे अच्छी कॉपी लगी वो मुझे ये लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा और ये आपका मूड भी थोड़ा लाइट करेगी। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कटिशंस नहीं डाली, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं, फिर भी उनके अच्छे नंबर आए हैं। तो ठीक, तो यही है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है या आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है और सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिखते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। राइट, तो देखेंगे इस कॉपी को समझते हैं। और बाकी एक इम्पोर्टेंट खबर और ये थी कि अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया है। अब देखते हैं 22 तारीख को आपका पेपर अहमदाबाद में कैसे होगा। ठीक है, या तो एसएससी से रिलेटेड कोई नोटिस डालेगा अगर पेपर पोस्टपोन होगा अहमदाबाद में जिन लोगों का पेपर है, वरना जो भी होगी जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी एसएससी को मेज डाल देना जिनका उन रीजन में पेपर डल रहा है कि ऐसा है कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया, जिससे कि वो इस पर एक सही एक्शन ले जल्द से जल्द। बाकी एसएससी तक तो खबर पहुँच ही गई होगी, तो हो सकता है आपको कोई नोटिस देखने को मिले। राइट, तो पेपर से पहले आपको पता चल ही जाएगा जो भी है। और दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली में भी कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पे भी थोड़ा है कि अगर कहीं कर्फ्यू लगेगा या कहीं एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी, तो उस जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर सीपीओ का एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका, उसके बाद कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो उनमें भी दिक्कत आ सकती है अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से करते रहो। कुछ होगा तो आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस मिल जाएगा, नोटिस मिलते ही मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक, बाकी आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चली रही है, मैं जानता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों ने हाहाकार मचा रखा है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक लिंक शेयर किया था जिसमें एक एस्पिरेंट ने कुछ पिछले साल एसेज लिखे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट एसेज लिखे हैं। ठीक है, बट ये है कि आपको कुछ आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप लिख सकते हो, तो इनकी हेल्प ले सकते हो। इनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी उस लिंक पे जाके, टेलीग्राम चैनल में लिंक अवेलेबल है। ठीक, तो वो देख लेना एक बार, इंग्लिश मीडियम में है सारे के सारे। तो अब मैं मार्क्स स्टार्ट करता हूँ। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, इसे ध्यान रखना। सिग्नेचर होने करने होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज मेंशन करनी है, इनमें कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है, ध्यान से आपको लैंग्वेज चूज करनी है जिस लैंग्वेज में लिखोगे आप। और ऐसा मत कर देना आधा पेपर इंग्लिश में आधा पेपर हिंदी में, प्रॉब्लम आएगी जाके। अगर आप हिंदी में लेटर लिख रहे हो तो कोशिश करो, या हिंदी में ऐसे लिख रहे हो कोशिश करो कि सब कुछ हिंदी में ही हो। ठीक है, जो आप कोर्स डालते हो स्टार्टिंग में वो भी हिंदी में ही होनी चाहिए, ऐसा मत करना वो इंग्लिश में डाल दिया। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ क्या रखा है कि अगर पार्ट पेपर आप हिंदी में करोगे, पार्ट पेपर इंग्लिश में करोगे, तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। साथ ही साथ कोई भी आपको अपना पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, नाम, रोल नंबर, एड्रेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं डालनी। अगर गलती से डाल भी दी, कई बार होता है फ्लो में मैंने लिख दिया, मैं पेपर सोल्व करूँ, लास्ट में गलती से अपना नाम लिख दिया शुभम। राइट, तो शुभम अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो फाइनली आपका यूएफएम होगा ही होगा और आपके 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने अपना नाम डाल के अपने दोस्त का नाम डाल दिया तब भी यूएफएम होगा, आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो अगर गलती ऐसी हो भी जाती है तो कुछ इतना ऐसे काट देना इसे कि दिखे ना, एटलीस्ट एग्जामिनर ये ना कह पाए कि आपने अपना नाम लिखा था। कोई गलती हो जाए, कोई वर्ड आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो ऐसा जो कि नहीं आपको ऐड करना चाहिए था, गलती से हो जाता कई बार प्रेशर में, तो उसे पूरी तरीके से कट कर देना, वो दिखना नहीं चाहिए। दिख गया तो यूएफएम हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अभी अगर आपको क्या होगा, वहाँ पे एस्से मिलेगा। एस्से के अंदर तो आप नॉर्मल चीज़ें लिख सकते हो। अगर आप कोई कोट लिख रहे हो, आप फेमस पर्सनैलिटी का नाम भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही सीएचएसएल में ना ही सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ा अलाउड है। बाकी नाम कम से कम यूज करना, फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी अवॉइड ही करना वैसे तो, लेकिन अगर लिखोगे भी तो किसी को यूएफएम फेमस पर्सनैलिटी के नाम लिखने पे नहीं दिया तो नहीं होगा। जैसे गांधी जी आपने लिख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उस पर यूएफएम दे देंगे एस्से के अंदर खासतौर पे। और मेनली जो चीज़ें देखी गई थी, जो यूएफएम लग रहा था वो लेटर पे ही लग रहा था, तो लेटर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर लेटर में आपको चिंता मत करो, आपको वहाँ पे नाम भी मेंशन होगा लेटर के अंदर, क्योंकि अब तक जितनी भी कॉपी चाहिए सब में लेटर में नाम मेंशन होता है। ठीक है, आपका नाम क्या है जो आप फाइनली लिखते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे एड्रेस भी, पूरा एड्रेस ना देके कुछ ना कुछ तो मेंशन करेंगे वो। ठीक है, अगर वहाँ पे सिर्फ एड्रेस के नाम पे न्यू दिल्ली लिखा है तो सिर्फ न्यू दिल्ली आपको मेंशन करना है। XYZ ABC कुछ भी ऐड नहीं करना, यूएफएम लग सकता है। ठीक है, सीएचएसएल में लगा था। राइट, पिन कोड नहीं दे रखा तो नहीं लिखना, पिन कोड अगर दे रखा है तो एचडी सेम पिन कोड लिखोगे, नहीं दे रखा तो कुछ भी नहीं लिखना है, पिन कोड का बंद डालना ही नहीं है कुछ भी।
राइट। ऐसा मत कर देना 1100XX, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। एड्रेस दिया है तो लिखना है, नहीं दिया तो छोड़ देना एड्रेस वाला कॉलम पीछे, ठीक है। फॉर्मेट आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर UFM हो गया तो कॉपी ही वैलिडेट नहीं होगी, फिर तो मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी है। बाकी CGL और CHSL वाले बच गए, MTS वाले भी बच गए UFM से, लेकिन हो सकता है इस बार ना बच पाए, तो SSC के ऊपर है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हो सकता है उसमें कोई चेंज कर दे, SSC अपने एंड पर कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आपको आंसर ये जो फर्स्ट पेज है बड़े ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज़ को, ठीक है। ब्लू पेन लेके जाना, पेन आपको घर से लेके जाना होता है, ठीक है। आराम से कोशिश करना बॉल पेन लेके जाओ, वो पेन लेके जाओ जिसकी इंक फैले ना, और एक ही पेन से पूरा का पूरा आपको पेपर करना होता है, तो उसी पेन से करना, ठीक है। काटा पीटी कम से कम करना कॉपी के अंदर, तो लिख लिख के प्रैक्टिस आपने करी होगी, मैंने शीट भी प्रोवाइड करी थी डेमो, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कुछ और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बताने वाली वो मैं बताता रहूँगा यहाँ पे इस एस्से के माध्यम से ही, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। एस्से का टॉपिक था हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। सब सीमा थी 250 वर्ड्स। हिंदी में अगर हम बात करें, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना था, +-10% अलाउड है, कोई प्रॉब्लम SSC को इससे नहीं है। उससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो कॉपी क्या होगी, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे, कॉपी आपकी वैलिड होगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मतलब सपोज करो 250 वर्ड में लिखना है, आपको 225 से लेके, जो सब सीमा सही होनी चाहिए SSC की तरफ से, 275 वर्ड्स होनी चाहिए। लेकिन सपोज करो आपने गलती से 300 वर्ड में भी लिख दिया, तो कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उम्मीद कोशिश करनी है कि 225 से 275 वर्ड में खत्म हो। मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे जाके ये सब सीमा खत्म होती है, जिससे कि आप उससे आगे एक्सीड ना करें, ठीक। शुरुआत करते हैं। भारत एक महान देश है, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही इनकी। उसके बाद प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने विकास तो किया पर विकसित ना हो सका, और अभी भी विकासशील देशों में की श्रेणी में है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो इन्होंने शुरुआत कुछ इस तरीके से करी कि भारत एक महान देश है, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था इसे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास तो किया है नो डाउट, लेकिन विकसित नहीं हो सका, और जिसके पीछे जो मुख्य कारण था वो है जनसंख्या की वृद्धि। तो पहले वाले पैराग्राफ में इन्होंने डायरेक्टली पूरा हिंट दे दिया कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे सॉर्ट करनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के लिए अभिशाप होती है। सीमित संसाधनों तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, अपराध, प्रकृति का दोहन, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है जनसंख्या वृद्धि से, इन्होंने वो प्रॉब्लम सारी की सारी बताई। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी 34 करोड़ के लगभग थी, तथा वर्तमान में 137 करोड़ के लगभग है। इसके अनेकों कारण हैं, जैसे अशिक्षा, परिवार नियोजन में की कमी, पुत्र की चाह, गरीबों के पास मनोरंजन का कोई और साधन ना होना इत्यादि। तो किस किस वजह से हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारे देश की लगभग सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कम हैं और व्यक्ति ज़्यादा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण से प्रकृति का दोहन कम होगा और ये लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी को मिल सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण कम करने हेतु भी जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा यातायात के साधन, उतनी ही ज़्यादा वनों की कटाई। हमारे पास रोजगार भी कम है तथा व्यक्ति ज़्यादा। इस जनसंख्या नियंत्रण से बेरोजगारी व भुखमरी पर भी लगाम लगेगी, साथ ही बेरोजगारी के कारण होने वाले अपराधों में भी गिरावट आएगी। तो सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से लिंक कर दिया है यहाँ पे। पहले ये बताया कि जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, इंडिया में जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज़्यादा क्यों हो गई, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जनसंख्या अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ठीक। तो सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके हर पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ें कवर कर ली। अंततः जनसंख्या नियंत्रण सरकार व प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवार नियोजन, हर माता पिता की केवल 1 या 2 ही संतान जैसे कड़े नियम अपनाकर इस समस्या का निवारण किया जा सकता है, जिससे भारत प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करे। तो इन्होंने सारा की सारी चीज़ें बता दी सरकार की कि इस पे कड़े कानून बनने चाहिए, ठीक है, सभी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे दो इस तरह की
चीज़ों के बारे में भी लिख देते तो और अच्छा रहता, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह की जो चीज़ें सरकार की बिग टाइम कई बार एड कैंपेन्स के थ्रू भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकते थे। बाकी इन्होंने कंक्लूजन में अपना 2-3 लाइन में अपना कंक्लूजन समाप्त कर दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने सारी चीज़ें बता ही दी। तो ओवरऑल अगर मैं ऐसे की बात करूँ, मुझे काफ़ी ठीक लगा। इन्हें 40 नंबर मिले हैं, अच्छे नंबर हैं, बिल्कुल सिंपल लिखा है, कहीं मुहावरे ज़्यादा यूज नहीं किए इन्होंने, कोई कोट्स भी नहीं डाले, फिर भी इन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। साधारण लिखा है, सारी चीज़ें कवर कर दी, ठीक है। जो जो चीज़ें लिखनी चाहिए थी इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हैं, सब सीमा के अंदर लिखा है। 259 वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे 6 शीट्स मिलती हैं आपको ऐसे लिखने के लिए, उसमें जो इन्होंने ख़त्म करा है, जो लास्ट शीट के मिडल में इन्होंने ख़त्म किया है, तो आप यहाँ तक ख़त्म कर सकते हो और कोशिश करना यहाँ तक ख़त्म करो। तो इस रेंज में आपका ख़त्म होना चाहिए लास्ट शीट पे, इस रेंज के अंदर आपका जो ऐसे है वो खत्म हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था, सर जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी। देखो, छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे इन्होंने लाइन यहाँ पे छोड़ी हुई है, ठीक है। लाइन छोड़ छोड़ कर लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बिना छोड़े लिखोगे, यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ से स्टार्ट कर देते हो तब भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी ये होता है कई बार हम जब लिखते हैं, सब सीमा से बाहर निकलने की अगर हो कि हम 250 वर्ड में नहीं लिख पा रहे, लास्ट में हमने 250 वर्ड कंप्लीट कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी और अभी हमें कंक्लूजन भी लिखना है और भी चीज़ें लिखनी है, तो अगर आप ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के जाओगे तो फाइनली होगा क्या, यहाँ पे आपके पास फाइनली जगह नहीं बचेगी। तो अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे 259 वर्ड्स में यहाँ पे खत्म करा है, तो फाइनली इनके पास बॉक्सेस कितने बचे हुए हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 28 बॉक्स और बचे हुए हैं। चाह के भी 290 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते थे, ठीक है। और अगर कई बार आपका कंक्लूजन रह गया, कोई चीज़ रह गई, तो आप थोड़ा एक्सीड भी कर जाते हो, ठीक है। इन्विजिलेटर भी कौन सा एक बॉक्स चेक कर रहा होगा कि आपने कितने बॉक्स में लिखा है, उसने भी आइडिया होगा कि यहाँ तक लिखा है तो ठीक है या यहाँ तक लिखा है तो ठीक है, लाइन छोड़ी है नहीं छोड़ी, इस पर ध्यान जाए या ना जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है इन्विजिलेटर की, ठीक। तो कुल शब्द सीमा पे शायद वो नहीं जाएंगे इतना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन ना छोड़ के लिखोगे तो आपके पास थोड़ा मौका होगा कि बाई चांस आपने कम चीज़ें लिख पाए, आप कंक्लूजन लास्ट में रह गया, सम जगह कम नहीं बचेगी आपके पास, ठीक है। तो मेरा जो मुझे लगता है कि बेस्ट यही रहेगा कि आप लाइन ना छोड़ें, वरना आप छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो छोड़ के लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको फिर यहाँ तक ख़त्म करना है, बिना छोड़े करोगे तो कोशिश करना यहाँ तक ख़त्म कर देना हर हालत में। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पत्र है, यू आर शिव शिवानी रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन अपराइजिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन्स, ठीक है। आप शिव शिवानी निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली हैं, अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेलफोन के इत्यादि प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, ठीक। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली और ये पिन कोड, ठीक है। आपके एग्जाम में भी ऐसे एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले क्या होता है, जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस आता है, तो आपको उनका एड्रेस लिखना है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिखनी कि हाउस नंबर ये है, वो फ्लैट नंबर ये, कुछ भी चीज़ आपको ऐड नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो एज इट इज़ दे रखा है वैसे दे रखा है। अगर एग्जाम में सीजीओ कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो आपको ये भी ऐड नहीं करना था, सिर्फ लोधी रोड न्यू दिल्ली लिखते, इसके आगे कुछ नहीं, ABC XYZ कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर न्यू दिल्ली के आगे पिन कोड नहीं दे रखा था तो सिर्फ आपको इतना लिखना था। अगर यहाँ पे आपको सिर्फ न्यू दिल्ली लिखना दे रखा होता तो आपको न्यू दिल्ली से ही लिख के शुरुआत करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आप से ऐड नहीं करनी, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। चाहे आपका फॉर्मेट थोड़ा आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ ऐड कर दी तो UFM के तहत आपकी कॉपी इवेल्युएट नहीं की जाएगी, आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कुछ मार्क्स कट जाए बात अलग है फॉर्मेट के चक्कर में, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एड्रेस लिख दिया, उसके बाद इन्होंने लिखे दिनांक और जो भी आपके एग्जाम की डेट है, जैसे आप 22 नवंबर को एग्जाम देने वाले हो तो 22 नवंबर 2019 आप लिख के अपना शुरुआत कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रिय अनुज नमन, शुभ आशीर्वाद, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। 12वीं कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देता हूँ, क्योंकि अब तुम स्नातन के लिए महाविद्यालय जा रहे हो, इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें सेल फोन से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुशलता से हूँ और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी कुशलता से होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान आने पर तुम्हें मैं बधाई देता हूँ। तो इन्होंने कनेक्ट करा पहले कि अपने भाई को थोड़ा पास से रिलेट करके चीज़ों को बताया, और कहीं ना कहीं इन्होंने रीजन भी दे दिया कि वो सेल फोन के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब तुम महाविश्वविद्यालय में जा रहे हो, ठीक है। होता क्या है, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, ठीक है, हमारे पास आज़ादी थोड़ी कम होती है, जब कॉलेज में चले जाते हैं तो हमारे पास फ़ोन तो होते ही है और आज़ादी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्टली यही कहने की कोशिश करी है कि अब तुम
महाविद्यालय में जा रहे हो, इसलिए ये पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें सेलफोन से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहता हूँ। प्रिय नमन, सेलफोन के अत्यधिक प्रयोग से अनेकों हानियाँ होती हैं, जैसे इससे निकलने वाली किरणें का आंखों व दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। सेलफोन से विद्यार्थी अपने पथ से भी भटक जाते हैं। सारा दिन ऑनलाइन चैटिंग, गेमिंग, पोर्नोग्राफी जैसे अनेकों दुष्परिणाम हैं। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही से फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में अपना समय व्यक्त कर देते हैं, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए होंगे और इसके दुरुपयोग से बचोगे, क्योंकि जहाँ एक ओर इसके फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर हानिकारक बीमारियां और भविष्य संबंधी नुकसान भी हैं। शेष बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा अग्रज शिव। ठीक है, तो ओवरऑल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने पूरा का पूरा अपना पत्र भी खत्म कर दिया। इन्हें 38 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50। ठीक, तो 38 ठीक नंबर है। और सब सीमा की बात करें, इन्होंने 156 शब्द के अंदर लिखा है। 150 की सब सीमा थी, ±10% अलाउड था। तो आप देख रहे हो ये फाइनली लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप सारे का सारे स्पेस यूज करोगे पत्र लिखते टाइम, तब जाके फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पे खत्म कर रहे हो 156 शब्द सीमा में, राइट। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो आपके पास स्पेस ही नहीं है। और ये तो इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में तो आपको इतना भी स्पेस नहीं मिलेगा। मतलब अगर फॉर्मल लेटर आपको एग्जाम में आता है तो 160 वर्ड से ज़्यादा तो आप वैसे ही नहीं लिख पाओगे, क्योंकि स्पेस ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि लेटर में सब सीमा थोड़ी कम ही रखनी, मुद्दे की बात पे आना और अपने पत्र को जल्द से जल्द खत्म कर देना। ज़्यादा कहानियाँ लिखोगे तो फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर जो शब्द हैं उसमें ये सब भी इंक्लूड करना होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। ठीक है, ये वर्ड्स भी काउंट होते हैं फॉर्मेट वाले, राइट। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक कि हिंदी में लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है। बाकी सजेशन यही होता है कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो लिखने में, उसी लैंग्वेज में लिखना। ठीक, तो अगर हिंदी में लिखने की आदत प्रैक्टिस करी है आपने तो उसी में करना, इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करी है तो उसी में करना। एब्रप्टली एग्जाम सेंटर पर जाके चेंज मत करना। ठीक, बाकी ये सारी कुछ CGL 2018 एस्पिरेंट्स की एक एस्पिरेंट ने भेजी थी, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस करी हुई थी पिछले साल, तो मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। एक बार आप देख लेना, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले तो वो आप नोट कर सकते हो। ठीक, बाकी CPO 2020 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। जो SSC CHSL 2019 की हार्ड शिफ्ट थी उसका सबका सॉल्यूशन मैंने अकेडमी पे कराया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो सारी फ्री वीडियोज हम जाके देख सकते हो। CPO 2019 Tier 1 की अगर मैं बात करूँ, उसमें जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है उसके चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मैंने अकेडमी पे करा रखे, उसकी वीडियोज भी आप अगर मुझे वहाँ पे फॉलो करोगे तो मिल जाएंगी, वो सारी देख सकते हो। 70+ फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, उन सबका आप फायदा उठा सकते हो। रेफरल कोड याद रखना है RB10, जिससे कि आपको सभी प्लान्स पर अकेडमी में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, अगर आप अकेडमी से पेड कोर्स परचेज करना चाहते हो और पूरी तैयारी अकेडमी से करना चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक, तो उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, SSC एग्जाम्स कैटेगरी को सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आप प्लान सेलेक्ट करोगे, रेफरल कोड डालोगे RB10, जिससे कि आपको सभी प्लान्स पे जो भी हैं, जितने भी महीने वाला परचेज करते हो उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। रेफरल कोड याद रखना है RB10। ये कोड आपका SSC एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, UPSC CSC सभी एग्जाम के लिए वैलिड है। तो अनअकैडमी से किसी भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो इस कोड को याद रखें और इस कोड को अप्लाई करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। बाकी मेरा कंप्लीट कोर्स आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं वही सब्जेक्ट आता हूँ, डिस्क्रिप्टिव की हेल्प कर देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कॉपीज आ जाती हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्टिव का टीचर नहीं हूँ, ना ही मेरी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू कि क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉपीज़ देखी हैं प्रीवियस ईयर की, तो उससे रफ आइडिया लग जाता है कि किस तरह से लोग लिख रहे हैं, किस तरह से लिखने पे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव का मेरा कोई कोर्स नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई कोर्स यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं सर आपका कोई कोर्स है क्या, मेरा कोई कोर्स नहीं है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, और मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए अपने आप को एक बहुत बेहतरीन टीचर मानता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है या फिर लैंग्वेज है। बस जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए ही बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक, और अनअकैडमी पे भी मेरा कोर्स जो है वो क्वांट का ही है, वहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो अपकमिंग SSC CGL 2020 CHSL 2020 एग्जामिनेशन की, अगर आप करना चाहो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी आप लोगों से यही निकल लूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट के साथ साथ बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि SSC एग्जाम्स में रख का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब मेंस में कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी कहना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब देखते हैं क्या होगा, आंसर किया जाए तो उसके बाद उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे डेटा पे। अगर अच्छा डेटा आया तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी हमारे लिए। और Tier 3 में हमने देखा ही है कि कई बार अच्छा लिखने का नंबर भी, अच्छा लिखने पे भी
एवरेज के आसपास स्कोर रह जाता है और कई बार हम इतना अच्छा नहीं लिखते तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ये चीज़ें टीयर 3 में होती हैं। तो फ्री माइंड से पेपर देने जाओ और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टीयर 3। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।